नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में कई बार सियासी दल अबूझ पहेली का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा अनुमान लगाना आसान नहीं होता। किसी के लिए इसका अर्थ चुभने वाला होता है तो किसी के लिए इसका संदेश उलझन बढ़ाने वाला होता है। आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक ऐसा ही संकेत दिया। इसके अखिलेश यादव के लिए गहरे मायने हैं। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच यूपी में तो सब ठीक है, यहां गठबंधन में भी फिलहाल कोई पेच नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी में जुटे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की अपनी रणनीति में फर्क नजर आता है। जहां भाजपा के विरोध में मुहिम में अखिलेश यादव इस वक्त कांग्रेस से बराबर की दूरी बनाकर चल रहे हैं, वहीं जयंत चौधरी दो टूक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ जा सकता है। उन्होंने इसके लिए दूसरे राज्यों के उदाहरण तक गिना डाले, जहां भाजपा के विरोधी आपस में भले लड़े लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो एकजुट दिखते हैं। अब सवाल है कि अखिलेश यादव इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही के दिनों में कांग्रेस पर कई बार चुभने वाला हमला बोला है। यहां तक कह दिया कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। यह भी कह डाला कि भाजपा ने कांग्रेस से ही विरोधियों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना सीखा है। लेकिन जयंत चौधरी कांग्रेस के खिलाफ इतनी तीखी जुबान का इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको सपा और राष्ट्रीय लोकदल के भी फंसते दिख रहे कांग्रेस वाले इस पेच के बारे में समझाऊंगा। इसके साथ ही बताऊंगा यूपी की सियासत की हर वो चुभने वाली खबर जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर होने वाला है गहरा असर। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीति के मैदान में हर बार नए दांव का इस्तेमाल करना होता है। हर सियासी दल को सिर्फ विरोधियों से ही नहीं, अपने सहयोगियों से भी सावधान रहना पड़ता है। इसके लिए कई तरह के दांव पेच चले जाते हैं। दबाव बनाने के लिए कई बार शब्दों के हथियार का इस्तेमाल होता है तो कई बार चुप्पे का। चौंकाने के लिए भी कई चालें चली जाती है। इसलिए सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच कांग्रेस वाले सस्पेंस को समझना आसान नहीं है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ महीने के भीतर सीटों के लिए दावेदारी का दौर भी शुरू होने वाला है। अखिलेश जयंत का लखनऊ टू दिल्ली प्लान। भाजपा के खिलाफ तूफानी मोर्चाबंदी। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। ब्लूप्रिंट भी है और जमीन पे भी है और हम उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और ये बड़े विषय होंगे अगले चुनाव में। बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल है। यूपी में गठबंधन फाइनल, राष्ट्रीय स्तर पर सस्पेंस। नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ स्थिति बनाएंगे। प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो। कांग्रेस पर अखिलेश लाल, जयंत के नरम तेवर। जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में, कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। अखिलेश की तीसरे मोर्चे की तैयारी। जयंत को कांग्रेस से परहेज नहीं। सामूहिक लड़ाई है और मिलकर हम लोग निर्णय लेंगे। कांग्रेस की तरफ से आया एकजुटता का नया सिग्नल। देखिए, सही समय पर सभी को। जयंत को कांग्रेस से दोस्ती कबूल है। अखिलेश की तौबा तौबा। अखिलेश जयंत के बीच कांग्रेस वाला पेच।
गठबंधन का साइकिल सस्पेंस। बात तो चुभेगी। भाजपा से आर पार की सियासी जंग के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मिलकर बिसात बिछाने में जुटे हैं। दोनों नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि उनके गठबंधन में सभी 80 सीटों की बात होती है। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए सभी सीटें अपनी सीटें हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की सियासत को लेकर गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर सस्पेंस को बढ़ाने वाले हैं। क्या अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच अपने गठबंधन की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर उलझन है? क्या भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी में दोनों के बीच कांग्रेस के नाम पर कुछ पेच फंस रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में सपा के साथ गठबंधन को प्रभावी बताने वाले जयंत चौधरी ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि भले विचारधारा बेमेल हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ाई के बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का साथ लेने में भला क्या दिक्कत? नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। जिस दौर में अखिलेश यादव अमेठी की धरती से यूपी की 80 में से 80 सीटें लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अखिलेश खुला इशारा कर चुके हैं कि अमेठी में इस बार वे अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। रायबरेली को लेकर भी ऐसे ही संकेत सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में जयंत चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सोच वाले दलों को चुनाव से पहले गठबंधन पर सोचना चाहिए, तो जरूर कोई बात है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन है। बाकी मुद्दों पे आप देख रहे हैं, जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। जयंत चौधरी ने अपने इस बयान के दौरान ये नहीं कहा कि समान विचारधारा वाले विरोधी दलों की लिस्ट में कांग्रेस नहीं हो सकती, यानी उन्हें कांग्रेस से तौबा नहीं। अब सवाल है कि इसके क्या मतलब निकलते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने ये कह डाला कि सपा के पास कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय विचारधारा नहीं, तो अखिलेश भड़क गए थे। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। इसके बाद कई मौकों पर अखिलेश ने कांग्रेस को भाजपा जैसा बताया। विरोधी दलों के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के एक्शन पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा ने ये सब कुछ कांग्रेस से ही सीखा है। जब दिल्ली की सरकार में कांग्रेस थी तो जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पर लगता था। और आज कांग्रेस की हालत देखो, देश में क्या स्थिति पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, जानती है कि इलेक्शन पास है, इसीलिए जानबूझ करके छापे पड़ रहे हैं। ये जितने भी छापे हैं सब पॉलिटिकल छापे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों अखिलेश ने पीएम मोदी के नाम लिखी 8 दलों की जिस चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए थे, उसमें ना तो रालोद और ना ही कांग्रेस का नाम शामिल था। दोनों दलों ने इस चिट्ठी से दूरी बनाई थी। इस वक्त अखिलेश का मिशन है तीसरा मोर्चा। इसके लिए वे देश भर में घूम रहे हैं, भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं। सपा के अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ नई मोर्चाबंदी के अगुआ नेताओं में एक हैं, लेकिन उनके प्रस्तावित मोर्चे के साथी दलों ने अब तक कांग्रेस से हाथ मिलाने का ऐलान नहीं किया है। अखिलेश अब भी 80 में से 80 सीटों पर गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस जयंत के ताजा बयान के बाद उम्मीदों से लबालब दिख रही है। देखिए, सही समय पर सब एक होंगे।
इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि खुद जयंत चौधरी ने अभी साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी यूपी की कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कांग्रेस वाले पेज की चर्चा इतनी ज्यादा सरगर्म क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये मुद्दा गठबंधन से जुड़ा हुआ है। जयंत ने क्या कहा, पहले आप इसको समझिए। समान विचारधारा के दलों को साथ जोड़ेंगे, ये बात जयंत चौधरी कह रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह चुके हैं, अब इसको समझिए। देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ जयंत चौधरी है और एक तरफ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं और जयंत चौधरी क्या बात कर रहे हैं ये भी ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। अब अखिलेश यादव क्या कह चुके हैं, इस शब्द पर गौर करिए। एक एक लाइन को देखिए कि यूपी में पुराने सहयोगी दलों के साथ लड़ेंगे, जबकि जयंत चौधरी कह रहे हैं समान विचारधारा के दलों को साथ जोड़ेंगे। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस गठबंधन में कोई गड़बड़ है, जयंत चौधरी या अखिलेश यादव के बीच कुछ खटपट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीति में एक एक शब्द, एक एक हर्फ अपने मायने रखता है, इसको समझिए। यहां पर मैं यह भी साफ कर दूं कि दोनों नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे लगे कि यूपी की चुनावी सियासत को लेकर सपा और राष्ट्रीय लोकदल में कोई मतभेद हो। दोनों नेताओं ने इसकी बार बार पुष्टि की है। अखिलेश यादव ने फिर क्या कहा, आगे देखिए। यूपी की 80 में से 80 सीटों पर लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं। और जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में हमारा प्रभावी गठबंधन है, कि हमारा गठबंधन सही ढंग से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब सब ठीक है तो पेच कहां फंस रहा है। उलझन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को है, मतलब चुनाव के ऐलान के बाद सपा राष्ट्रीय लोकदल किस मोर्चे या गठबंधन का हिस्सा होंगे। क्या ये तीसरा मोर्चा होगा या कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन। अब दोनों नेताओं के बयान को समझिए। राष्ट्रीय गठबंधन पर क्या राय है इसको समझिए। अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस भाजपा एक है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगली बार अमेठी बड़े नहीं बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। इशारा साफ साफ है कि अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं। यानी कांग्रेस पर भी तीखा हमला नहीं। हालांकि अमेठी को लेकर जो उन्होंने बात की तो उनका कहना था कि बड़े लोग स्मृति ईरानी को भी वो बार बार तंज कसते आए इस बात को लेकर, और कांग्रेस को भी एक तरफ से उन्होंने सीधा संकेत दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा जयंत के ताजा बयान पर फिर से गौर करें, जिसमें कांग्रेस को लेकर उनके नरम तेवर का अंदाजा मिलता है। जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय गठबंधन पर क्या क्या कहा है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा के दल साथ आए, ये बात जयंत चौधरी कह रहे हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा के दलों को एक साथ आना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन हो, यानी प्री पोल अलायंस हो, चुनाव से पहले का गठबंधन तो ज्यादा बेहतर है। मुद्दों का एकजुटता भी जरूरी है, मुद्दों पर एकजुटता भी जरूरी है, ये बात भी कही जा रही है। तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस में मतभेद है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बीआरएस कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन तेलंगाना में साथ नहीं है। मुद्दों पर हम लोग साथ साथ हैं, ये बात भी जयंत चौधरी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको राष्ट्रीय लोकदल का पिछले 4 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दिखाते हैं। आखिर राष्ट्रीय लोकदल किस गठबंधन या पार्टी की साझेदारी रही और उसे कितना फायदा और नुकसान हुआ, इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझिए और फिर देखिए कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन 2004 के चुनाव की अगर बात करें तो सपा का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के साथ 10 सीटों पर उम्मीदवार थे और 3 पर राष्ट्रीय लोकदल को जीत मिली। ये हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। वोट मिले 4.49%। आगे बढ़िए, 2009 का लोकसभा चुनाव आता है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन भाजपा से गठबंधन था, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जबरदस्त जीत मिली। 5 पर जीत हासिल की थी राष्ट्रीय लोकदल ने। राजनाथ सिंह उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के। आगे बढ़ते हैं, और वोट जो मिले वो 3.27% वोट उस वक्त मिले थे राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा के साथ गठबंधन करने पर। 2009 की बात की। अब आगे बढ़ते हैं, 2014 की बात करें। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदर्शन को देखिए। कांग्रेस से गठबंधन था, 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वोट मिला 0.85%। जब मोदी लहर चल रही थी देश में। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदर्शन की बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में करें तो सपा बसपा के साथ ही चुनाव लड़ा था। 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 पर भी जीत हासिल नहीं हुई। वोट मिले 1.767%। तो ये
अभी तक का प्रदर्शन आरएलडी का। दरअसल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक कमोबेश मिलता जुलता है। दोनों की सियासत एक जैसी जमीन पर फलती फूलती है। पश्चिमी यूपी में तो इसमें काफी समानता है, इसलिए पहले भी राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ रही है। दोनों दलों में गठबंधन हुआ है। अगर इस वक्त कांग्रेस चर्चा में है तो पार्टी का यूपी में पिछले 4 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें 9 पर जीत हुई, वोट मिले 12.04%। 2009 के लोकसभा चुनाव में 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 21 पर जीत हुई, वोट मिले 18.25%। 2014 के लोकसभा चुनाव में 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 2 पर जीत हासिल हुई, वोट मिले 7.47%। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, 6.31% वोट मिले। ये यूपी में कांग्रेस की स्थिति है। आप देखिए किस तरह की स्थिति में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। दरअसल कांग्रेस ने आखिरी बार 2009 में यूपी में अपनी ताकत का डंका बजाया था, जब पार्टी ने 21 सीटें हासिल की। इनमें से कुछ सीटें पश्चिमी यूपी की भी थी। आपको बता देते हैं कि 2009 में कांग्रेस की कहां जीत हुई थी। 2009 में कांग्रेस की जो बड़ी जीत हुई थी, मुरादाबाद, बरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, डुमरियागंज, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, फैजाबाद, बाराबंकी, झांसी, अकबरपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, धरोहरा, खीरी और उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट भी जीत ली थी कांग्रेस ने। तो यह प्रदर्शन 2009 में कांग्रेस का रहा। आज समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्या सपा भाजपा के मिशन 80 के लिए बूथ विजय प्लान का काट निकाल पाएगी? इन 2 सवालों के बीच समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी मॉडल पर आगे बढ़ने के संकेत दे दिए। सपा की रणनीति हर लोकसभा क्षेत्र में 10 युवाओं की कमेटी गठित करेगी, जो बूथ स्तर पर सर्वे कर रिपोर्ट बनाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपना चुनावी अभियान आगे बढ़ाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। भाजपा के मिशन 80 के मुकाबले में अखिलेश यादव ने जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र छेड़ा है, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर दी है। समाजवादी पार्टी की तैयारी उसी रणनीति पर आगे बढ़ने की है, जिस पर चलकर सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मैदान में भाजपा को मात दी थी। मतलब कि सियासत का मैनपुरी मॉडल। मैनपुरी में जो चुनाव हुआ या खतौली में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस बात का पूरी तरीके से प्रमाण आ गया कि बीजेपी ने धरातल में कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी वहां हारी। और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीट में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। रणनीति के मुताबिक समाजवादी पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में 10 युवाओं की कमेटी बनाएगी। कमेटी में शामिल युवा बूथ स्तर की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करेंगे। कमेटी स्वतंत्र रूप से काम करेगी। रिपोर्ट को सीधे पार्टी प्रत्याशी और पार्टी मुख्यालय को भेजा जाएगा। कमेटी में हर फ्रंटल संगठन से 2-3 पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे। कमेटी में शामिल युवा संबंधित लोकसभा क्षेत्र के ही होंगे। लोकसभा स्तर पर गठित कमेटी से बूथ कमेटी को भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि सपा ने मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में यही रणनीति अपनाई थी। मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा के पदाधिकारियों की कोर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी से बूथ स्तर की कमेटियों को जोड़ा गया था। टीम सामान्य लोगों की तरह गांव-गांव भ्रमण कर रिपोर्ट बना रही थी, जिसके आधार पर सपा के नेता प्रचार अभियान को दिशा दे रहे थे। नतीजा, मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा के दिग्गजों के उतरने के बावजूद सपा ने जीत दर्ज कर ली और अब सपा लोकसभा चुनाव में भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव में तैयारी करती है। जो आगे चुनाव आएगा उस चुनाव में भी हम हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इकट्ठा करके बूथ स्तर पर अपना संगठन बना रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने संगठन के प्रति जागरूक है और आने वाले समय में बूथ स्तर से राज्य स्तर तक
अपनी कमेटी को सही ढंग से बनाएगी। उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर तक तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है कि सरकार को हटाना है। ये रेलवे बेचने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए, एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकारी संस्थानों को बेचने वाली सरकार नहीं चाहिए, गोडसे को मानने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। हम गांधी को मानने वाली सरकार लाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि 10 मार्च को लखनऊ में सपा मुख्यालय में हुई फ्रंटल संगठनों की बैठक में भी मैनपुरी मॉडल पर चर्चा हो चुकी है। अखिलेश यादव सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी की इस रणनीति ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। क्या है उनका पार्टी का मॉडल है, वो करें। कोई विकास का मॉडल है क्या मैनपुरी का? मैनपुरी का मॉडल भ्रष्टाचार का ही मॉडल है। तो यदि वो पार्टी का कोई मॉडल कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, जो भी वो कर सकते हैं करें वो। परंतु विश्वसनीयता उनकी ऑल टाइम लो है, उनके साथ जुड़ेंगे कितने लोग? तो ये एक ऐसे सवाल है पार्टी के अंदर, वो जैसे खड़ा करना चाहे, जैसे वो उसको पार्टी को जीवित करना चाहे, उनका विषय है ये। मतलब साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में मुकाबला दो विचारधाराओं से कहीं आगे भाजपा के विकास मॉडल बनाम सपा के मैनपुरी मॉडल के बीच होने जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है सपा का मैनपुरी मॉडल। इस मॉडल को आपको समझाते हैं। जबरदस्त जनसंपर्क, जमीन पर तूफानी अभियान, अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण, जोशीले कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज, बूथ स्तर पर संगठन में समन्वय बनाना, विपक्ष के खिलाफ आक्रामकता, मतदाताओं के मूड के मुताबिक प्रचार, जातीय समीकरण पर पकड़ और हर दरवाजे पर दस्तक देना, यह है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी मॉडल, जिस पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करी। भाजपा सरकार के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला। लखनऊ में कांग्रेस ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर अटानी मामले पर राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने इसे रोक दिया। इस दौरान पुलिस से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। राजभवन को जाने वाले रास्ते पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये महंगाई वाली हुंकार है। भाजपा सरकार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठित करने की ललकार है। कांग्रेस कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई, देश का खा गए पाई पाई। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अडानी समूह पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच किया तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। कई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए तो कई ने बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान पुलिस राजभवन जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलती रही, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी, नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया।
इस पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। योगी सरकार डराने का प्रयास कर रही है। क्यों डराने का प्रयास कर रही है और क्यों नहीं सुन रही योगी सरकार? लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में न महंगाई पे चर्चा हो रही है, न बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, न किसानों पे चर्चा हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज राजभवन में जाकर अपनी बात कहना चाहता था, मगर योगी सरकार लगातार डराने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी नए रिकॉर्ड बना रही है। गाड़ी में डाल करके कहां ले जा रहे पता नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस जब तक शांत नहीं होगी, जब तक इस आताई सरकार का अंत नहीं कर देती है। बात उस सियासी सस्पेंस की जो हर दिन गहराता जा रहा है। इसका नाता कांग्रेस से है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक रायबरेली सीट से अगर 2024 में सोनिया गांधी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि इन अटकलों पर कांग्रेस के नेता खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन इसने चर्चा के बाजार को गर्म कर दिया है, क्योंकि इस सीट पर इस बार भाजपा हर हाल में कमल खिलाकर कांग्रेस का आखिरी किला ढहाने के दावे कर रही है। तो सपा की भी रायबरेली पर नजर है। My innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के इसी बयान से रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बढ़ गया। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। खबर है कि रायबरेली सीट को गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा। सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी राजनीति में अपना भाग्य आजमा सकती हैं। इसके संकेत प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव में ही दे दिए थे। एबीपी गंगा को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रियंका ने साफ लफ्जों में कहा था कि चुनाव लड़ना है, लेकिन सही समय का इंतजार है। कि प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर ये तो आज कुछ थोड़ा सा जवाब तो इस सवाल का हमें भी लड़ना तो है, तो जब समय सही होगा तो लड़ेंगे, जब ठीक समय होगा लड़ने के लिए तो लड़ूंगी जी। यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने का सही समय आ गया है, क्योंकि अगर रायबरेली लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों को देखें तो सोनिया गांधी के प्रचार अभियान का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के नेतृत्व की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही संभाली। ऐसे में संभावना ज्यादा है कि अगर सोनिया गांधी चुनावी राजनीति से संन्यास लेती हैं, तो प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी ये कयास भर है, लेकिन सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखने वाली भाजपा ने रायबरेली सीट पर अभी से कांग्रेस की हार का दावा कर दिया है। पिछली बार सोनिया जी और राहुल जी लड़े थे, इस बार वो दोनों लड़ लेंगे। लेकिन देखिए, हमारा सबका ये मानना है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का था। इससे मजबूत गठबंधन दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसके बावजूद क्या परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिए आपके सामने है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो परिदृश्य है, जो वातावरण है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जन तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा के, विकास की किरणें पहुंचा के, प्रदेश को कानून व्यवस्था दे करके जो आज वातावरण है, उसके बल पर हम कह सकते हैं कि हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की जीतेंगे। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस क्या फैसला करती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर में यूपी की सियासत में रायबरेली और अमेठी की सीट इतनी खास क्यों है। दरअसल इसका सीधा वास्ता सपा और कांग्रेस के लिए अपने बड़े नेताओं के लिए चुनावी लड़ाई को आसान बनाने से है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। कांग्रेस को इस सीट पर मिलता रहा है खास फायदा। सपा ने 2009, 2014, 2019 में यहां पर प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। अमेठी में सपा ने 2004, 2009, 2014, 2019 में प्रत्याशी नहीं उतारा। बदले में कांग्रेस ने मैनपुरी में प्रत्याशी नहीं उतारा। 2009, 2014, 2019 में मुलायम के खिलाफ प्रत्याशी कांग्रेस ने यहां पर नहीं उतारा मैनपुरी में।
2022 के मैनपुरी उपचुनाव में भी कांग्रेस ने चुनौती नहीं दी थी। हालांकि अगर वहां पर देखें तो कांग्रेस के संगठन की स्थिति देखें तो मैनपुरी में कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सपा हमेशा इसको नाम देती रही राजनीतिक शिष्टाचार का, और कांग्रेस भी यही नाम देती रही। बढ़ते आगे, 2024 में हैट्रिक विजय की तैयारी में जुटी भाजपा यूपी में विपक्ष को हर बूथ पर मात देने की रणनीति बना रही है। इसके लिए भाजपा की योजना विरोधियों पर डिजिटल स्ट्राइक की है। सोशल मीडिया और तकनीक का इस्तेमाल कर भाजपा बूथ स्तर पर संगठन का विशाल नेटवर्क तैयार करने में जुटी है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का लक्ष्य तय है, प्लान तय है। अब रणनीति को जमीन पर उतारने की बारी है, जिसके लिए सोशल मीडिया वाली तैयारी है। दरअसल भाजपा यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बूथ विजय की तैयारी में जुट गई है। भाजपा नेतृत्व यूपी के 1,61,000 बूथों तक पहुंच बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रही है। मतलब हर एक बूथ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हर तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अब बीजेपी बूथों का गठन करने जा रही है और इसके बाद अगर बात करें तो 1,61,000 बूथ पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी, जिसमें तमाम तरीके से अपने संदेशों को प्रसारित करेगी। बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजना है और जो राज्य सरकार की योजना है, इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तमाम सारे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा कमर भी कस ली है और बीजेपी का जो IT सेल है इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है और लगातार कार्य भी कर रहा है। जितने भी बूथ होंगे प्रत्येक बूथ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें बूथ के अध्यक्ष से लेकर के तमाम तरह पदाधिकारी भी शामिल होंगे और कुछ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, जिनके बीच में बीजेपी अपने तमाम सारे संदेशों को पहुंचाएगी और फिर वो तमाम सारे कार्यकर्ता उन संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। इस ग्रुप से पार्टी पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। ग्रुप में केंद्र और राज्य की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ग्रुप में बूथ स्तर के कितने कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन भाजपा ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि विपक्ष के खिलाफ भगवा ब्रिगेड की रणनीति हर एक मोर्चे पर मात देने की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है और जब इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साथ थे तो उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को एक नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो इसलिए इसकी तैयारी में कुछ भी किया जाए करना पड़ेगा। तो इस बीच भाजपा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में गिनाई गई केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा देश भर में शक्ति केंद्रों पर संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। भाजपा की ओर से पहले चरण में आयोजित हो रही संगोष्ठी में 200 लोगों को शामिल किया जा रहा है। संगोष्ठी में राष्ट्रपति के 24 पेज के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जा रहा है। संगोष्ठियों के लिए भाजपा ने 3000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। संगोष्ठी के जरिए भाजपा की रणनीति 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने की है। यूपी में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को गोरखपुर में आयोजित संगोष्ठी में खुद सीएम योगी शामिल हुए थे, जबकि दूसरे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा विधायक और पार्टी पदाधिकारी संगोष्ठी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि एक चुनाव होता है तुरंत ही दूसरे दिन प्रातःकाल से हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं और यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए सतत रूप से क्या नाम है काम करने वाली पार्टी। हम काम करते हैं जनता के बीच में जाकर के, तैयारी अपने आप होती, जनता का जो लगाव है जुड़ाव है अपने आप स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, लाभ देने का जो योजनाएं बनाई हैं और उनका लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, उसके कारण से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम संगठनात्मक दृष्टि से भी नीचे गांव लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर के और सब जगह जो है अपने संगठन को भी सक्रिय कर रहे हैं। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की कोशिश एक ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करने की है जिससे लगातार तीसरी बार दिल्ली की सत्ता का रास्ता साफ हो सके। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा मोबाइल प्लान के जरिए यूपी विजय की मंजिल तक कैसे पहुंचना चाहती है। यूपी विजय का मोबाइल प्लान क्या है, जरा इसको देखिए। सभी बूथों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। भाजपा 1,61,000 ग्रुप बना रही है। कार्यकर्ता से संगठन के बड़े नेताओं तक एक मंच मुहैया करवाया जा रहा है। हर रणनीति सीधे बूथ स्तर तक पहुंचेगी। हर बूथ का डाटा एक जगह पर जमा होगा। इस ग्राफिक के जरिए भी हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर अभियान के बारे में फीडबैक मिलेगा। जमीनी स्तर पर वोटरों का रुझान पता चलेगा। हर बूथ की कमजोरी मजबूती की जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ प्रचार सामग्री डिजिटल तरीके से भेजी जाएगी। ग्रुप की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर है और विरोधियों पर डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए। बात प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की, जिसके 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब तक फरार गुनहगारों का सुराग नहीं मिल सका। इस बीच एसटीएफ की पड़ताल में माफिया अतीक अहमद के मोस्ट वांटेड बेटे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसने जांच का रुख मोड़ दिया है। अतीक का बेटा असद अहमद एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था जिससे 14 जिलों के अतीक के 56 करीबी जुड़े थे, लेकिन हत्याकांड के चंद घंटे पहले ही असद ग्रुप छोड़ दिया। मेरा बेटा लूट गया, मेरे घर का सेल लूट गया, मेरे समाज का लूट गया। महात्मा में कहाँ से संतुष्टि लाए? बिल्कुल नहीं सबर हो रहा, नहीं सबर हो रहा। सबर उसी दिन होगा जो दिन भैया के कातिल मारे जाएंगे। कि हमको न्याय दिलाएं, वही एक न्याय दिलाने वाले हैं, कोई और बाकी करने वाला भी नहीं है। हमारे घर के सब बच्चे छोटे हैं और कोई समझदार नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री से जी फिर से अपील करूंगी कि इनको छोड़े ना, उन्हें ख़त्म कर दें। प्रशासन से फिर एक बार गुजारिश करूंगी कि जो है उनको छोड़े ना, उन्हें ख़त्म कर दें। उमेश पाल हत्याकांड के 18 दिन बाद पीड़ित परिवार का सब्र जवाब देने लगा है। आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और बयानों में गुस्सा साफ झलक रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार माफियाओं को छोड़ेगी नहीं। अतीक हो या अशरफ हो या असद हो या उनके जो भी गुर्गे हों, वो बच नहीं सकते। थोड़ा देर जरूर लग रहा है, मगर मारे जरूर जाएंगे। मिट्टी में मुख्यमंत्री ने कहा मिट्टी मिलाने काम करेंगे। मुख्यमंत्री की बात कभी जो है अभी तक टली नहीं है, ये भी बात टलेगी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं विधानसभा में कि मिट्टी मिलाएंगे, उनके बातों पे हम लोगों को भरोसा है कि जो कहे हैं करेंगे। और पीड़ित परिजनों के गम और गुस्से के बीच पुलिस हर एक सुराग की पड़ताल कर रही है। इस तफ्तीश में मिली है माफिया अतीक के शेर वाले प्लान की जानकारी, जिसने जांच की दिशा ही बदल दी है। पुलिस को पड़ताल में माफिया अतीक अहमद के मोस्ट वांटेड बेटे असद के एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है, जिसका नाम है शेर अतीक। ग्रुप में 14 जिलों के 56 मेंबर शामिल थे। असद अहमद ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप के सदस्य चैटिंग के अलावा वीडियो कॉल से भी जोड़ते थे। उमेश पाल हत्याकांड के चंद घंटे पहले असद ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया था। बाद में दूसरे मेंबर्स ने भी ग्रुप छोड़ दिया। एसटीएफ ने ग्रुप के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया है। पड़ताल की जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में इस ग्रुप की क्या भूमिका थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद का बेटा असद ही इस ग्रुप का एडमिन था। शेर अतीक के नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर 14 जिलों के 56 लोग जुड़कर आपस में मैसेज शेयर करते थे। हालांकि 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट केस से 2 घंटे पहले ही अतीक अहमद का बेटा असद इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। धीरे धीरे कर बाकी सदस्यों ने भी ग्रुप छोड़ दिया था। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि माफिया का मोस्ट वांटेड बेटा असद नेपाल में हो सकता है, जिसे देखते हुए पुलिस की 2 टीमों ने पिछले 2 दिनों से नेपाल के पोखरा और काठमांडू में डेरा डाल रखा है। पुलिस की टीमें असद की तलाश में लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी पुलिस की 2 टीम नेपाल के काठमांडू और पोखरा में मौजूद है। दरअसल अफसरों को इस बात का अंदेशा है कि प्रयागराज हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस बीच
गोरखपुर और महोबा में सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी कानून व्यवस्था और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। नितिन गडकरी ने गीता के अवतारवाद का हवाला देते हुए कहा कि सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की। इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। इन योजनाओं में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यूं तो मौका हाईवे के लोकार्पण और शिलान्यास का था, लेकिन गोरखपुर की धरती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच संभाला तो संबोधन की दिशा यूपी की कानून व्यवस्था की ओर मोड़ दी और साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में न सिर्फ कानून का राज स्थापित हुआ है, बल्कि गुंडे माफियाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया है। मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में यह क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवत गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है। गोरखपुर से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ की लागत वाले 18 हाईवे का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 18 किलोमीटर लंबे मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया 4 लेन हाईवे, छावनी से छपिया 2 लेन हाईवे, बलरामपुर बाईपास 2 लेन, शोहरतगढ़ से उसका बाजार 2 लेन हाईवे और सिकरीगंज से बडहलगंज 2 लेन पेव्ड हाईवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से बदलाव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिससे यूपी में निवेश की रफ्तार भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। गोरखपुर में 18 हाईवे के शिलान्यास के बाद सीएम योगी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महोबा पहुंचे। यहां सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। यहां गडकरी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।